नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो झारखंड में 4 चरणों का मतदान संपन्न हुआ। चौथे चरण में जो 4 सीटें हैं वहां पर मतदान संपन्न हुआ है और ये सीटें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और लोहरदगा। ओवरऑल परसेंटेज अगर देखें वोटों का तो वो 63 से ज़्यादा रहा है, 63 से ज़्यादा प्रतिशत रहा है। तो कह सकते हैं कि ये संतोषजनक प्रतिशत है। अगर पड़ोसी राज्य बिहार को देखें तो उसके मुकाबले झारखंड में वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन इन चारों सीटों पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या इशारा कर रहा है, किस तरह की इन सीटों पर फाइट हुई है, एक एक कर उन तमाम सीटों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवंतिका है, मदन है, उदय है और राकेश रंजन जी हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा समीकरण यहाँ पर काम आया। जब वोटर निकले अपने घरों से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तो उनके जहन में क्या था, क्या यहाँ पर कोई लहर, कोई फैक्टर काम आया है या फिर उसी तरह दो खेमों में पब्लिक या मतदाता बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई है जो वोटों का प्रतिशत फिलहाल दिखा रहा है। क्या कोई त्रिकोणीय मुकाबला जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे वो काम आया या फिर आमने सामने का ही मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवंतिका लोहरदगा को अगर देखें तो यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो कैसा रहा और वो क्या इशारा करता है? जी आसिया, लोहरदगा में आज चुनाव में और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 62.6% यहाँ पे मतदान हुए शाम 5 बजे तक। वैसे लोहरदगा अगर हम सिर्फ शहर की बात करें तो लोहरदगा शहर में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बन पाया उतना ज़्यादा। लोहरदगा में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखी। फिर भी बढ़त ऐसे बात करें लोगों से जितनी हमें मिली है राय उससे पता चला है कि बीजेपी शायद लीड कर सकती है। और गुमला क्षेत्र में बात करें, गुमला शहर में या फिर उसके ग्रामीण इलाकों में, तो गुमला शहर में भी बीजेपी को वोट मिले हैं अच्छे। अवंतिका, चमरालिंडा एक थर्ड फैक्टर बनकर यहाँ उभरे थे और उनका भी जनाधार विशुनपुर और गुमला इलाके में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखा आपको या सिर्फ समीर उरांव और सुखदेव भगत के बीच में मुकाबला दिखा? नहीं, ये गुमला क्षेत्र की अगर बात करें तो गुमला में चमरालिंडा का प्रभाव दिख रहा है। विशुनपुर एरिया तो उनका है ही, वो वहाँ से विधायक हैं, इसलिए वहाँ की वोट उनको जाती दिख रही है। और गुमला के कुछ इलाके जैसे घाघरा, तो इस एरिया से चमरालिंडा को वोट मिल रहे हैं। लेकिन शहर में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शहर में लोग बीजेपी को लेकर के ज़्यादा जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मांडर में चमरालिंडा को भी लीड मिलती दिख रही है थोड़ी बहुत, मतलब मांडर क्षेत्र में चमरालिंडा को वोट मिले हैं ऐसा लोगों को। अवंतिका, फिर कांग्रेस कहाँ गई इन दोनों के बीच में? जी हाँ, सुखदेव भगत के लिए थोड़ा कंपटीशन टफ दिखाई दे रहा है क्योंकि चमरालिंडा के आ जाने से कंपटीशन काफ़ी टफ दिख रहा है। सुखदेव भगत के लिए इस बार आगे निकलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अब सिसई वगैरह के जो इलाके थे वहाँ से क्या अपडेट आ रही है अवंतिका? सिसई के जो इलाके हैं और भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, खासकर लोहरदगा लोकसभा के, देखिए सिसई जो है आसिया वो कांग्रेस का गढ़ है और वहाँ पर कांग्रेस हमेशा जो है वो बेहतर करती है। तो मुझे लगता है कि सिसई में सुखदेव भगत के को जो है अच्छा वोट मिला है और वो वहाँ से लीड कर सकते हैं। सिसई विधानसभा जो है वो एक मजबूत जो है वो पार्लियामेंट्री चुनाव में भी ये देखा गया है कि हमेशा जो है वो कांग्रेस के लिए मददगार रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है मांडर में भी कांग्रेस ने कुछ बेहतर किया होगा। हालांकि अगर 2019 के लोकसभा की हम बात करें तब बीजेपी को वहाँ एक छोटी लीड मिली थी, बहुत छोटी लीड थी। लेकिन मांडर में इस बार सुखदेव भगत को वोट मिला है और जो कुछ युवा हैं उन्होंने चमरालिंडा को भी वोट किया है। अब देखना यह है कि देखिए जो मुस्लिम वोटर्स हैं लोहरदगा में वो दिखता है, खास करके लोहरदगा जिसकी चर्चा अवंतिका कर रही थी वहाँ पूरी तरह से कांग्रेस को गया है और वहाँ पर एक मुश्त वोट जो है वो उन्हें पड़ा है। लेकिन इसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी जो है वो देखने को मिला है और जो हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। तो पिछली बार अगर 2019 में आप जाइए तो बीजेपी आकलन क्या कर रहे हैं, क्या 3 कोने में ये दिख रहा है, 3 फैक्टर है यहाँ पर, या फिर जो फैक्टर जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ 2 खेमों में यहाँ पर मतदाता बटे हुए दिख रहे हैं? देखिए पोलराइजेशन होता है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। अगर लोहरदगा में आप मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखिएगा तो फिर वो बिशनपुर में आके बदल जाएगा। सिसई में फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आपको दिखेगा, लेकिन फिर गुमला में आके वहाँ पर एक ट्रायंगुलर फाइट बनते हुए दिखेगा और यही हाल मांडर में भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि
लोहरदगा का इतिहास ही रहा है कि वहाँ पर जो है आप आखिरी मोमेंट तक इंतज़ार कीजिए और उसके बाद ही पता चलता है। बिल्कुल। और लोहरदगा में एक बात जो मुझे लग रहा है कि देखिए वहाँ मुकाबले में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस थे, सुखदेव भगत समीर उरांव के बीच मुकाबला था, लेकिन चमरा जिस मजबूती से आए हैं बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब लड़ाई इस बात की है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहता है। कई लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि चमरा लिंडा वहां सुखदेव भगत को मात भी दे सकते हैं। बहरहाल ये अब चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय तो जरूर दिखा है। बिल्कुल। और बीजेपी ने कोशिश की, जो एंटी इनकम्बेंसी थी सुदर्शन भगत को लेकर, 2 टर्म से वो सांसद रहे, तो ये कोशिश हुई कि वहां पर उम्मीदवार चेंज किया जाए और चमरा लिंडा वहां से जब चुनावी मैदान में कूदे तो ये सोने पे सुहागा हो गया। क्या बनती चमरा लिंडा के आ जाने से तो वोट बैंक में असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, लोहरदगा के जनता की एक बात माननी पड़ेगी कि शाम 5 बजे तक जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिंदू मतदाताओं की लेकिन चमरा लिंडा की उन पर भी पकड़ है, उस मतदाता वर्ग में भी पकड़ है, तो ये वोट भी तो बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। और चमरा लिंडा ने मेहनत की है, मतलब उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की। आसिया, उन्होंने कोशिश बहुत की है। अब हालांकि वोटर किधर गए हैं और ये क्या होता है इसका परिणाम, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर शहर की बात की जाए, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसकी बात किया जाए, तो वहाँ पे हिंदू वोटर्स थोड़े कम एक्टिव दिखे हैं मुस्लिम वोटर्स की अपेक्षा। हिंदू वोटर्स ने 2-3 बजे तक अपना सब कुछ मतदान वोट कास्ट कर लिया। चलिए, तो ये यहाँ लोहरदगा की सीट पर काफ़ी दिलचस्प जंग है, लेकिन ऐसी कई इस चौथे जो चरण और झारखंड का ये पहला चरण है, इसमें 2-3 सीटें ऐसी हैं, या यूँ कहें कि तीनों ही सीटें बहुत दिलचस्प फाइट है। उसमें खूंटी भी एक है, उदय से खूंटी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मदन के पास जाते हैं। सिभूम भी एक ऐसी सीट है जिस पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस की गीता कोड़ा बीजेपी की हो गई और बीजेपी ने उन्हें यहाँ से कैंडिडेट बना दिया। अब चूंकि हमेशा से ही सिभूम इलाके में हो समुदाय का दबदबा रहा है और वो बड़े वोटर यहाँ पर हैं, ऐसे में जब गीता कोड़ा हो समुदाय से हैं, बीजेपी से हैं, 2-2 फैक्टर उनके साथ काम कर रहा है, तो क्या गीता कोड़ा यहाँ पर लीड लेंगी? यहाँ की मतदाता क्या सोचकर निकले? मदन, कैसी फाइट नजर आई? बिल्कुल, देखिए चाईबासा का जंग जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के सांसद बीजेपी की हुई और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। गीता कोड़ा को जेएमएम का साथ मिलता था और उसके वजह से वो चुनाव वहाँ से आसानी से जीत जाती थी। लेकिन इस बार जो है जेएमएम ने अपनी दावेदारी की। पहले वहाँ से 5 विधायक आते हैं जेएमएम से, 6 विधानसभा वाला ये लोकसभा सीट सिर्फ गीता कोड़ा और एक कांग्रेस के विधायक, एक विधायक सिर्फ जो है वो कांग्रेस के थे। ऐसे में गीता कोड़ा को पहले से ये आभास था कि इस बार हमारी टिकट कट सकती है, क्योंकि जेएमएम ने जिस तरह से मजबूती से अपनी दावेदारी शुरू से किया था। ऐसे में जो राजनीतिक हालात बदले, जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो कैबिनेट के मंत्री बने, वो चाईबासा से ही एक विधायक दीपक बिरुवा को उनके कैबिनेट में शामिल कराया गया और जो जोवा मांझी पहले से मंत्री थे उन्हें ड्रॉप किया गया। इसका क्या ये प्लानिंग पहले से चल रही थी या फिर ये अचानक जोबा मांझी के नाम का फैसला हुआ क्योंकि दोनों महिला कैंडिडेट हों तो दिलचस्प मुकाबला होगा? नहीं, ये पहले से तैयारी थी जेएमएम की कि आखिर लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से दावेदारी थी जेएमएम की कि ये सीट हमारे खाते में है कांग्रेस के खाते से ले करके, तो पहले से ये तैयारी थी कि आखिर हमारा मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है, और सर्वमान्य चेहरा जोबा मांझी ही वहाँ थी। ऐसे में और विधायक भी दावा कर सकते थे, लेकिन जेएमएम ने जोबा मांझी पर भरोसा जताया और सीधे टकराहट जो है 2 महिलाओं के बीच हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तय हो चुका था कि गीता कोड़ा अगर पाला बदलेगी तो उन्हें बीजेपी जो है टिकट दे सकती है। तो अब एक फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। एक तरफ जेएमएम के 5 विधायकों की मजबूती, 5 विधायक अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक वोट लाने की कवायद तेज की, पूरी मेहनत की। वहीं दूसरी तरफ हो समाज से आने वाले मधु कोड़ा ने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो तो उन्हें मिले ही, साथ ही जो हो समाज का वोट है वो अधिक से अधिक अगर उनको मिलता है तो एक उम्मीद जो है और एक दावा जो है वो जरूर बीजेपी का बनता है कि वो सीट जो है उनके खाते में जा सकता है। बीजेपी की कोशिश भी रही है मदन के संथाल और कोल्हान को साधा जाए, तो उसके लिए गीता कोड़ा एक मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर उभरती हुई दिख रही है बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए जरूर एक और नेता जो है जरूर जुड़ जाएगी। अगर ये सीट बीजेपी के खाते में आ जाती है तो गीता कोड़ा का कद भी बढ़ जाएगा, और जो एक तरह से ये कहा जा रहा था कि ये इंडिया गठबंधन की दबदबा वाली क्षेत्र वाली ये सीट है, चाईबासा में बीजेपी की पकड़ जो है काफ़ी कम
कमज़ोर है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी जो है आसानी से उस क्षेत्र में बीजेपी अपना दबदबा जो है बना सकती है। बिल्कुल, एक और फैक्टर चाईबासा को लेकर आसिया जी सामने आ रहा है, वो ये है कि देखिए वहाँ गीता कोड़ा हो समुदाय से हैं, काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन जो चाईबासा के इलाके हैं वहाँ आदिवासी मतदाता बहुतायत में है, वो बहुत सहज सरल होता है, उन्हें अचानक ये बातें नहीं पचती कि कोई पाला बदल कर रहा है। तो ये बातें थोड़ी सी कहीं न कहीं गीता कोड़ा को इस बात से नुकसान पहुंच रहा है, लोगों में थोड़ी नाराजगी है कि उन्होंने पाला बदला। उधर इशारा ये है जो उनका विरोध हुआ था, क्या उसी तरफ ये इशारा है कि जिस तरह हो समुदाय के लोगों ने ही विरोध किया था जब पाला बदला गीता कोड़ा ने चुनाव प्रचार के लिए गई? तो गीता कोड़ा की जीत तय थी, क्योंकि इससे पहले 2009 में मधु कोड़ा जीते थे हो समुदाय के दम पे। जब मधु कोड़ा सबसे ज्यादा बदनाम थे उस दौर में उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर गीता कोड़ा जब कांग्रेस से लड़ी तब भी जीत हासिल की, लेकिन मुकाबला कांटे का सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि गीता कोड़ा का पाला बदलना कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। अब कांटे की टक्कर है, और यही फैक्टर लोहरदगा में भी काम कर रहा था। जब हम लोहरदगा में हम लोग घूम रहे थे तो अक्सर लोग ये कह रहे थे कि सुखदेव भगत की छवि खराब हुई है क्योंकि उन्होंने पाला बदला था, बीजेपी में गए थे, फिर कांग्रेस में आए थे, और जो सहज सरल आदिवासी मतदाता होते हैं उन्हें ये बातें नहीं पचती कि कोई तुरंत पाला बदल रहा है। एक और दिलचस्प बात ये है कि अगर आप देखिए कि गीता कोड़ा अब जो है वो बीजेपी में आई हैं, पिछला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही थी, लेकिन जब वो कांग्रेस के टिकट पर थी, कोड़ा फैमिली कांग्रेस के साथ था, तब भी बीजेपी को 40% वोट सिंहभूम में आया था। ये बार बार ये बातें कही जाती हैं कि बीजेपी सिंहभूम में कमज़ोर है, लेकिन अगर कोई एक पार्टी किसी क्षेत्र में 40% वोट ला रहा है तो आप ये नहीं कह सकती कि वो कमज़ोर है। अब बीजेपी को जो उम्मीद है कि वो जो 40% वोट उनका था, अब अगर उसमें गीता कोड़ा अपना 10-15% भी ऐड ऑन करती हैं, गीता कोड़ा और मधु कोड़ा मिलके, तो ये सीट उनके नाम हो सकता है। तो अब इसी वजह से ये जो सिंहभूम सीट है बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि सामने जोबा मांझी हैं और चंपई सोरेन का चूंकि ये क्षेत्र रहा है, सरायकेला से वो रहे, इस वक्त वो सीएम है, तो इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और चंपई सोरेन के लिए भी ये एक प्रतिष्ठा की ये सीट बन चुकी है। यही वजह है कि चंपई सोरेन जो है वहाँ चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय रहे और अपनी बातों को वहाँ रखा, और चूंकि वो जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं सरायकेला को, उसमें अगर आप लोकसभा का इतिहास देखने जाएं तो अक्सर बीजेपी को सरायकेला से लीड मिलती है। यहाँ तक कि 2019 में जब बीजेपी वहाँ 72,000 से वो सीट हारी थी, तब भी जो है सरायकेला से बड़ी लीड मिली थी बीजेपी को। तो इन सारी वजहों से जो है जो सिंहभूम का चुनाव है वो बहुत रोचक हो गया है, और अब देखना है कि 4 जून को क्या फैसला आता है। और जो सवाल एक सबके मन में घूम रहा है ये पहले फेज के बाद, कि पिछली बार स्कोर था 3-1, 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस, तो क्या स्कोर लाइन यही रहेगा? और अगर ये स्कोर लाइन यही रहेगा तो क्या सीटें बदलेंगी? तो सीटें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, या कोई जीत का चौका लगा दे, ये भी हो सकता है, या 2-2 की बराबरी पर आए। तो बहुत ही रोचक स्थिति है पहले फेज में। जो झारखंड का जो ये पहला फेज है, कुल मिलाकर चौथा, वो बहुत ही रोचक बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग खूंटी पलामू की बात करें, नीरज हमारे बीच जुड़ गए हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लीजिए जरा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीसी भी हुई ये चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद। नीरज, आइए, क्या कुछ रहा खास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जैसे सुबह मतदान 7 बजे शुरू हुई, और जो पहला जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर सामने आया, टर्नआउट जो निकल कर सामने आया, तो ये लग रहा था कि हो सकता है 2019 का जो टर्नआउट था उसको ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 5 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा की गई तो वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें, कंपेयर करें 2019 लोकसभा की, तो कम है। आंकड़े मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। आंकड़े हैं, अगर खूंटी की बात करूँ तो 65.82, लोहरदगा के आंकड़े हैं 62.60, पलामू के हैं 59.99, सिंहभूम के हैं 66.11। अगर हम कंपेयर करें 2019 लोकसभा चुनाव से, तो खूंटी में जो सीटें अगर बात करें, जो टर्नआउट था वो था 69.24, मतलब 69.25, और अभी का जो टर्नआउट है वो 65.82 है। तो लगभग अगर कह सकते हैं तो 4% का अंतर जो लगभग आ रहा है, वो काफ़ी देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ जो है उसमें फैक्टर क्या है। और लोहरदगा की अगर बात करूं तो पिछले लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 66.3 जो टर्नआउट था वो, और अभी की बात करूं तो 62.60 का
जो है आंकड़ा ये निकल कर सामने आया है, उसमें भी लगभग 4% का जो डिफिशेंसी है वो देखने को मिल रहा है। पलामू की बात करूँ तो 64.34 पिछले बार था, अभी की बात करूँ तो 59.99 जो है वो भी लगभग 5% या 4% का जो आंकड़ा है वो है, मतलब बीच का जो आंकड़ा है मतलब कम हो रहा है। सिंहभूम की बात करूं तो पिछले बार था 69.26 और अभी का जो आंकड़ा है 66.11, तो उस 3 से 4% का कम हुआ, लेकिन फिर भी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, सबसे अधिक चारों हुई है। लेकिन ये डिफर कर सकता है। जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार है, उन्होंने कहा कि ये अभी चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन हो सकता है कि रात 12 बजे तक उसमें और भी अपडेट्स होते हैं, तो हो सकता है कि आंकड़ों में कुछ बदलाव हो, तो रात के 12 बजे तक का इंतजार करना होगा फाइनल टर्नआउट के लिए। लेकिन एक जरूर बात निकल कर सामने आई है कि जब सुबह में वोटिंग हो रही थी तो काफ़ी संख्या में जो वोटर्स थे वो निकल कर सामने आ रहे थे, अपने प्रत्याशी के हक में कहीं ना कहीं जो है वोट कास्ट करना चाहते थे, और काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा था प्रत्याशियों में। और जब शाम हुई, जो आखिरी घंटा जिसे कह सकते हैं 3 से 5 का जो 2 घंटा रहता है, इसमें जैसे मॉर्निंग का 7 से लेकर 9 बजे तक का जो 2 घंटा होता है, और उस तरह से शाम का जो 3 बजे से लेकर 5 बजे का 2 घंटा, ये माना जाता है इलेक्शन कमीशन की ओर से कि ये सबसे पीक वोटिंग का समय होता है। मतलब काफ़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है तो दोपहर के समय में वोटर्स नहीं निकलते हैं। लेकिन क्योंकि एक और अगर बात करूँ फैक्ट की, क्योंकि झारखंड में गर्मी रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण है वो दोपहर में भी निकलते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। तो क्या इस बार भी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी ये आंकड़े निकल कर सामने आई है, ओवरऑल टर्नआउट है, लेकिन कुछ दिन के बाद संभवतः जो है हो सकता है कि कल निकल कर सामने आ जाए कि आंकड़ा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई है और शहरी क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई है। लेकिन ये अगर इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है तो हो सकता है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स है उसके वजह से जो मतदाता है वो अपने घरों से नहीं निकले हैं, और यही वजह है कि वोट प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी असली वजह जो है आगे निकल कर सामने आया जब इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई अधिकारी को घोषणा हो। और देखिए एक और भी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से बताई गई है, क्योंकि इस बार गर्मी को लेकर भी तमाम इंतजामात किए गए थे, क्योंकि काफ़ी गर्मी है तो पानी के साथ साथ सेट की व्यवस्था की गई थी, और एम्बुलेंस के साथ जो बुजुर्ग वोटर्स हैं उनको लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई थी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपने निकटतम मतदान केंद्र है वहाँ पर पहुँचे, अपना वोट कास्ट करे। तो वो कह सकते हैं एक अच्छा मूव था, और जो उसका फ़ायदा कह सकते हैं वोटर्स को मिला भी। हालांकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ घटना भी देखने को सामने आई, जहाँ चाईबासा की अगर बात कर लूँ तो चाईबासा में अगर जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने कोशिश की थी कि जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचे, सड़क को जो है बाधित करने की कोशिश की गई, मतलब एक पेड़ काट कर गिराया गया और सड़क जो वाहन उस ओर से गुजर ना सके, इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। चितरपुर की एक घटना है जहाँ पर जो हल्की छुटपुट की जो है लड़ाई सामने आई थी, वो भी एक घटना थी। और अगर मांडर की बात करूँ तो मांडर की एक जो एफआईआर दर्ज हुआ है शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मांडर के विधायक है, उन पर आरोप है कि वो बूथ के बाहर सभा कर रहे थे। उसके साथ साथ सैकड़ों समर्थक है, उन पर भी मामला दर्ज हुआ, जिला प्रशासन की ओर से मामला दर्ज किया गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज़ आज दिन भर देखने मिली है, और बहुत सारे जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर और भी मामले दर्ज किए गए, और संभवतः कल जो है डिटेल में जानकारी मिले कि क्या कुछ जो है एक्टिविटीज़ हुई है, क्या कुछ इस तरह की घटना जो है वो निकल कर सामने आई है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जो आज की कहा जा सकता है कि झारखंड ने आज पूरे देश में नाम रोशन किया है। फर्स्ट फेज का मतदान शुरू हुआ और झारखंड में बेहतर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। पिछले बार से ये परसेंटेज कम है, पर सिंहभूम ने अभी भी 3-4% बढ़ेगा, 2% मानकर चलिए कि 2% अभी और बढ़ेगा, इसलिए ऑलमोस्ट 2019 जैसी ही वोटिंग जो है वो इस बार भी हुई है। यानी ये कह सकते हैं कि मतदाताओं में निराशा नहीं है, बस मौसम का ये तकाजा है, मौसम का असर है कि जो थोड़ी बहुत अगर 1-2% वोटिंग कम हुई है। चलिए अगली सीट पर चर्चा करते हैं, और खूंटी जिसकी जंग बहुत दिलचस्प है,
पिछले बार के नतीजे भी जो थे वो काफी दिलचस्प थे, बहुत क्लोज फाइट थी। इस बार वहां पर किस तरह का मुकाबला दिखा? खूंटी में एकदम उत्साह चरम पर बोल रहा था और कांटे का मुकाबला वहां दिखाई दे रहा था। देखिए पिछले बार 1400 वोटों का अंतर था और कहा जाए तो वहां पे कांटे का मुकाबला इसलिए हो गया क्योंकि प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अर्जुन मुंडा फैक्टर भी है, कालीचरण मुंडा फैक्टर भी है। कई लोगों को इस बात की निराशा थी कि कालीचरण मुंडा पिछली बार बहुत कम वोटों से चूक गए थे। और देखिए खूंटी इसलिए ये मामला तूल पकड़ने वाला है क्योंकि खूंटी को लेकर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वहाँ जब चुनाव होते हैं तो चर्च की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और आज एक ऐसी घटना हुई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे वो सेंट जॉन बॉस्को ये कैंपस था और वहाँ पे जब वोटिंग हो रही थी तो देखिए एक फादर थे, उनके पास एक पर्ची थी जिसमें बीजेपी 400 पार स्टिकर लगा हुआ था और उनका कहना था कि लोग यहाँ लेकर आए थे। लेकिन जब फादर 4 बार उस बूथ में पहुंच गए जहां पोलिंग हो रही थी तो स्थानीय लोगों ने बहुत बुरी तरह जमकर विरोध किया था और ये कहा था कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं। और फादर वो बाइस्कोप के कैमरे पे भी ये कह रहे थे कि भाई गलत हो रहा है इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जब चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करा रहा है, सुरक्षा अधिकारी वहाँ मौजूद है, पोलिंग ऑफिसर वहाँ मौजूद हैं, तो अगर एक कोई फादर आकर ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था देख रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। और तुरंत इस बात की शिकायत पहुंची, एसपी तक पहुंची, चुनाव आयोग तक पहुंची और मिनटों के अंदर ऑब्जर्वर वहां पहुंच गए थे और पुलिस भी पहुंच गई थी और इस मामले को देखा गया है। लेकिन मुकाबला कांटे का है और कांटे का मुकाबला इसलिए हो जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों को ये बात खटक रही है कि अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खूंटी को वक्त नहीं दिया है, उन्होंने दिल्ली में वक्त बिताया है, ये बात भारी पड़ रही है। कांटे का मुकाबला है, बड़े से बड़ा राजनीतिक इसका प्लस पॉइंट नहीं जाता है कि आपके क्षेत्र का जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है और ऐसे विभाग का मंत्री है जो इलाका खूंटी है, आदिवासी जनजातीय मंत्रालय उन्हें, तो क्या इसका पॉजिटिव माइलेज नहीं ले पाएंगे? देखिए वहाँ के लोग बड़े सहज सरल सीधे आदिवासी समुदाय के लोग हैं और वो ये बात कह रहे थे कि भाई हमें पीएम आवास नहीं मिल रहा, हमें राशन कार्ड नहीं बन रहा, तो हम सांसद के पास कैसे पहुंचे, अपनी शिकायत लेकर कैसे जाएं, क्योंकि सांसद तो यहाँ रहते ही नहीं है। उन्हें आदत पड़ी हुई थी कि इससे पहले कड़िया मुंडा रहते थे तो हर शनिवार रविवार मिल लेते थे। तो ये बात उन्हें खटक रही है कि हमें जो मुश्किल है हम अर्जुन मुंडा जी तक कैसे पहुँचाएं, क्योंकि उनके जो सांसद प्रतिनिधि थे लगता है उनकी भी शिकायतें आ रही थी, वो भी उतने एक्टिव नहीं दिखे। लेकिन अगर कांटे का मुकाबला है तो उसके पीछे वजह ये मानी जा रही है वहाँ पे। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहूँगी जी, जब मैं खूंटी गई थी, खूंटी में कर्रा ब्लॉक और लोधमा में हमने लोगों से बात की थी, तब कुछ लोगों का कहना था कि अगर अर्जुन मुंडा दिल्ली में रहते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कालीचरण मुंडा तो यही रह रहे हैं, तो उनको तो मेहनत करनी चाहिए कि लेकिन उनके पास जब पावर नहीं है तो वो क्या करेंगे पब्लिक के लिए? वो पब्लिक का ऐसा कहना था कि वो लोगों से कनेक्ट हो सकते थे, अपनी दिखा सकते थे कि मैं भी प्रतिनिधि हूँ इस तरह का। अगर अर्जुन मुंडा का दिल्ली में रहने का बात है, कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया कि वो केंद्रीय मंत्री हैं तो दिल्ली में रहेंगे और उन्होंने काम भी किया है, बहुत लोगों ने माना कि काम हुआ है खूंटी में। लेकिन कालीचरण मुंडा को लेकर के कहीं ना कहीं कर्रा और लोधमा के लोगों में निराशा देखी गई थी। तो यानी कि वहाँ फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। देखिए वहाँ अंदर खाने चर्चा इस बात को लेकर भी है कि नीलकंठ मुंडा बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मंत्री भी 5 साल रह चुके हैं और ये बातें सामने आ रही है कि नीलकंठ मुंडा प्रचार में नहीं निकले, भले मंच शेयर कर रहे थे, लेकिन एक जो होता है कि अपने बीजेपी के सांसद के लिए हम प्रचार में निकल रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो इस बात की कमी दिखी है और ये भी बड़ा फैक्टर है। नीलकंठ मुंडा अब धर्म संकट में भी पड़ सकते हैं क्योंकि उनके भाई कांग्रेस के टिकट से मैदान में है और उनकी पार्टी भी अभी अर्जुन मुंडा उनकी पार्टी से है, तो अब वो किसका सपोर्ट करें, इसको लेकर के वो थोड़ी उन्होंने बीच बचाओ बीच का रास्ता अपनाया कि चलो मंच को शेयर कर लो लेकिन अपना डोर टू डोर कैंपेन में अलग हट जाओ। ये अर्जुन मुंडा क्षेत्र में रहे या नहीं रहे, जो ये दोनों तरह के विचार अभी उदय जी ने भी बताया, अवंतिका ने भी बताया कि जहाँ एक तरफ ये नाराज़गी है कि नहीं रहे क्षेत्र में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये कहते हैं कि मंत्री थे तो कैसे रहते, या कालीचरण मुंडा ने जो है उन्होंने क्यों अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी जो नेता होता है वो नेता तो बनता ही अपनी सक्रियता की वजह से है। तो इसमें जो सीधा सा मतलब है, देखिए वो समर्थकों की बात है, जो कालीचरण मुंडा के समर्थक हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि अर्जुन मुंडा ने क्षेत्र में समय नहीं दिया, और जो अर्जुन मुंडा के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मंत्री थे तो कैसे वो समय देते। इसलिए इसमें आप बहुत कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। जो एक्चुअल जो होता है कि जो लास्ट में जो करीब 8-10% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वही असल जो है वो चुनाव में जो है वो असर भी डालते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंत में दोनों ही तरफ से जो है वो बहुत कुछ झोंका गया
कि हाँ वो परिणाम जो है उनके पक्ष में आ जाए। लेकिन जहाँ तक खूंटी का सवाल है, उदय जी गए थे और जो बातचीत हुई, मदन जी भी गए हुए थे, कि खूंटी में कम से कम जो है वो बिल्कुल आमने सामने खूंटी की, तो ये अर्पणा हंस फिर झापा से जब खड़ी खूंटी शहर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आमने सामने की ही लड़ाई दिखाई देती है और वहाँ पर क्रिश्चियन वोटर्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट कालीचरण मुंडा के पीछे, कांग्रेस के पीछे दिखे हैं। लेकिन हमेशा मेरा मानना है कि जब भी ऐसा होता है तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी जरूर होता है और वो एक इम्पैक्ट है जिस पर अर्जुन मुंडा जो है बहुत कुछ निर्भर करेंगे कि वो कितना हुआ है। हाँ, लेकिन ये बात है कि कोलेबिरा में एनोस एक्का का प्रदर्शन, ठीक है, खूंटी में जो है उतना बेहतर प्रदर्शन झापा का नहीं रहा, लेकिन कोलेबिरा जो इलाका है एनोस एक्का का, वहां पर क्रिश्चियन वोटर्स में कितनी सेंधमारी कर पाए हैं एनोस एक्का, उस पर बिल्कुल। देखिए, एनोस एक्का कोलेबिरा की बात हम नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि कोलेबिरा की जमीनी सच्चाई क्या है, कितना समर्थन मिला, लेकिन खूंटी में हमने कई जगह अपर्णा हंस का नाम लिया तो लोग उतने जागरूक नहीं दिखे, वहाँ दो तरफा मुकाबला ही दिखा। लेकिन देखिए, अर्जुन मुंडा जी के फेवर में एक बात ये भी है कि तमाड़ विधानसभा की बात करें तो तमाड़ विधानसभा में वो लीड लेंगे, क्योंकि राजा पीटर जो शिबू सोरेन को मात दे चुके थे, वो पिछले 15 दिनों से एकदम दिल से कैंपेनिंग कर रहे थे उनके लिए, और तमाड़ बुंडू का जो इलाका है यहाँ अर्जुन मुंडा लीड ले रहे हैं। अब तमाड़ और खरसावां से अर्जुन मुंडा को बहुत बड़ी लीड मिली थी और उसी 2 विधानसभा में अर्जुन मुंडा को लीड मिली थी, बाकी 4 जगह वो पीछे रहे थे और इन दोनों जगहों पर इतनी बड़ी लीड थी कि वो उन्हें 1500 की जीत जो है वो दिला कर गई थी। लेकिन इस बार यही सबसे बड़ा चैलेंज है अर्जुन मुंडा के लिए कि इन 2 क्षेत्रों में वो अपनी पुरानी बढ़त कायम रख पाते हैं या उसमें कमी आती है या पिछड़ जाते हैं। जबकि खरसावां उन दोनों में अगर सेंधमारी होगी तो झापा की होगी या कांग्रेस की होगी? नहीं, खरसावां में की होगी। वो विधायक भी रह चुके हैं खरसावां के, लेकिन खरसावां में इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि अर्जुन मुंडा को लीड मिल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी नाराज थे, इस तरह की बातें सामने आई है। और दशरथ गगरई वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी काम अच्छा किया है, तो उनका भी अपना क्षेत्र में एक प्रभाव है। इसलिए अर्जुन मुंडा का प्रदर्शन कैसा होगा खूंटी में, ये बहुत कुछ खरसावां और तमाड़ में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करने वाला है और कोलेबिरा में एनोस एक्का के प्रदर्शन पर निर्भर करने वाला है। सिमडेगा ऑलमोस्ट बराबरी का मामला आपको दिखेगा। अब खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा ने कितनी मेहनत की है, अर्जुन मुंडा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो देखना दिलचस्प होगा और उसका क्या परिणाम आता है वो देखना वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। इन चारों सीटों में बहुत दिलचस्प मुकाबला अगर कहें तो वो खूंटी का ही नजर आ रहा है। पलामू सीट पर भी चर्चा कर लेते हैं। पलामू में जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या इशारा कर रहा है और वहाँ पर कैसी फाइट दिख रही है? देखिए, पलामू में पहले से ये माना जा रहा था कि वहाँ पर बीजेपी को एज रहेगा, चूँकि पिछली बार 4,77,000 वोटों की जीत BD राम को मिली थी। लेकिन आपको बताऊं, अभी जो सूचनाएं एकत्र कर पा रहा हूं उससे वो मुकाबला उतना एक तरफा नहीं दिख रहा है जितना पहले से उम्मीद की जा रही थी। तो ममता भुइया ने एक फाइट तो दी है। देखिए, एक्चुअल आंकड़े जब हम चारों लोकसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अभी तो जो आपको बूथ से कार्यकर्ता लौट रहे हैं, अभी उत्साहित होते हैं और वो अपने अपने पार्टियों की बात करते हैं। एक्चुअल स्थिति 1-2 दिन के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अभी जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रहा है कि मामला पिछली बार जैसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा है। वहाँ पर ममता भुइया ने अच्छा चुनाव लड़ा है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो 14-15% पलामू में हैं, उन्होंने सीधे ममता भुइया को ही वोट। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।